इन दिस डिजिटल इरा एंड फास्ट पेस टाइम, जहाँ पे हम डेडलाइन से मिलते हैं, जहाँ पे हमें इमोशनल एग्जॉशन का सामना करना पड़ता है, या हमारे पास सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें जो है अपनी जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत जो है ना प्रेस होती है जिससे। तो इस दौर में डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ व्हाट ट्रूली इट इज़। एक क्लिनिकल कंडीशन है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड आल्सो कि ये बर्न आउट से किस तरह डिफरेंशिएट करती है, and how they both depression and burnout impacts our personal, social and professional lives. So before proceeding to our session, I would like to introduce my our guest speaker. We are honored to have Miss Mavish Ishfaq, which is a clinical psychologist and lecturer as well. She is a knowledgeable and compassionate expert. She is guiding. She will guide us through our through in this our session. Over to you, ma'am. Ma'am. सिर्फ 2 मिनट का वेट कीजिएगा, मैम हमें जस्ट अभी जो है ज्वाइन कर रही हैं। Okay, sir. Am I audible to anyone? यस मैम, वालेकुम सलाम। मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी की तरफ से। Yes, ma'am. Uh, okay, okay. Thank you so much. First of all, I apologize for 5 minutes late. And as you all know that myself, Mavish Ishfaq, is a lecturer and clinical psychologist from Rifa International University, senior lecturer, basically from Rifa University. So I have an extensive experience in dealing with psychological and psychiatric disorders. Primarily therapies include REBT, CBT, and EMDR. I'm an EMDR certified practitioner on Asia and Pakistan. So when it comes to research, I am an independent researcher with Reach Communities Ma'am. UK and also visiting faculty at Delhi University, Islamabad. Okay, voice is not clear. Is it clear now? Yes, ma'am. Thank you so much. Finally, I heard from someone. So, प्राइमली आई होप कि आप लोगों को जो मैंने पिछले 5 मिनट बोला है वो समझ में आ गया होगा। सो अभी हमारे पास तकरीबन 90 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई विल रफली स्टार्ट कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहें
करवाना चाहें। सो आई जस्ट वांट टू गेट टू नो कि मेरे ऑडियंस कौन-कौन से हैं, मतलब किस डोमेन से हैं, किस फील्ड से हैं। Assalamualaikum ma'am. I am वालेकुम host Iram Batul and I have done bachelor's in applied psychology and now I am looking for to enroll in MS clinical psychology. दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच इरम। नेक्स्ट खतीजतुल कुबरा, अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, एंड एनीवन एल्स? Yes, Taiba, I hope you would also be from psychology background. ओके, ओके। सो मोस्टली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो कि मतलब या तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। राबिया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बीएड के स्टूडेंट्स, बीएड के भी हैं लोग। ओके, लॉ स्टूडेंट, गुड, इकोनॉमिक्स, ग्रेट। सो एनवायरमेंटल साइंसेज, यस, अभी मैंने रिसेंटली जो बेरिया में सब्जेक्ट पढ़ा है वो एनवायरमेंटल साइंसेज में था, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। सो गुड टू नो। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक था इट वाज बेस्ड ऑन बर्नआउट एंड डिप्रेशन। सो अब आप लोग बेसिकली जो हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजी से ही हैं, तो मेरी स्लाइड्स विजिबल हो रही हैं आप सबके लिए? Yes, ma'am. ओके, सो आप सब लोग जो हैं वो साइकोलॉजी से हैं, तो कोई मुझे इस चीज़ का बारे में बता दें कि व्हाट डू यू नो अबाउट बर्नआउट? एंड आई इंकरेज फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी कि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि उनके ख्याल में बर्नआउट क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बर्नआउट एंड डिप्रेशन को, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो है वो बाकी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी, आप लोग अपने माइक अगर अनम्यूट कर दें हैंड रेज़ करने के बजाय, तो वी आर क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। Ma'am, burnout is not a clinical mental health disorder. This is just an emotion. मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिजिकली मेंटली, तो हम बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। इसकी अगर सिम्टम की बात की जाए तो सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, डाइट डाइट सही नहीं रहती, और ये ओके, चीज़ें मतलब, और ग्रेट। फोकस नहीं रहता। तो आप बर्नआउट के बारे में बता रहे हैं या डिप्रेशन के बारे में? मैं बर्नआउट। ओके, गुड। मेमूना कह रही हैं कि इंटरेस्ट, लो मोटिवेशन, इमोशनली ड्रेन्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। एनीवन एल्स जो कि साइकोलॉजी से नहीं है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बर्नआउट के बारे में? सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, शोर आ रहा है आपकी आवाज़ के साथ। हेलो, हेलो, अब क्लियर है? मैम बहुत शोर आ रहा है आवाज़ के साथ, मैं भी शायद फ्रेंड के साथ आप बैठी हूँ या ऐसी जगह पे। हाँ, हाँ, फैन चल रहा है, इस वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। बट अंडरस्टैंडेबल नहीं है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं है? ठीक है। जी, मैं ये कह रही थी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि साइकोलॉजी से नहीं है, किसी और प्रोफ़ेशन से है, तो वो उसके ख़्याल में बर्नआउट क्या होता है? कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई एक पर्सन शेयर कर दे।
Physical, mental exhaustion, stress, and lack of balance. Okay, getting tired of life and work. Okay, ठीक है, ठीक हो गया. सो हम अब सब लोग जो हैं वो डिप्रेशन के बारे में तो आप लोगों ने को ऑलरेडी पता होगा. बर्नआउट अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या है बेसिकली. तो हमारा आज का जो मकसद है वो ये है कि हमने डिफरेंशिएट करना है कि बर्नआउट और डिप्रेशन दोनों चीज़ें किस पॉइंट पे आके एक दूसरे से डिफ़र करती हैं और कौन से ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं जिन पे हम ये कह सकते हैं कि ये अब बर्नआउट के डोमेन में लाई कर रहा है, या अब इस पे एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद ये बर्नआउट नहीं रहेगा या हमारे पास डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों हुई हमें महसूस के हमें डिवार्केशन करनी है कि बर्नआउट और डिप्रेशन अलग अलग है, हालांकि बर्नआउट में से मोर और लेस वही चीज़ें चल रही होती हैं जो डिप्रेशन में होती हैं. The thing is this कि डिप्रेशन एज यू ऑल नो कि हमारे पास बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, तो सब क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल पॉपुलेशन में आ रहा है. सब क्लिनिकल में जब हम जाते हैं तो सब क्लिनिकल की जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं और सिम्टम्स हैं. आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सारे साइन है, और जो हमें क्लाइंट या पेशेंट बता रहा था वो सारे सिम्टम्स हैं. तो जो सब क्लिनिकल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी हमारे पास मिक्स आ जाती है. बजाय इसके कि हम उसको बर्नआउट का नाम दें, हम उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, और फिर उस मिसडायग्नोसिस की वजह से हम लोग या तो साइकेट्रिक मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर हम साइकोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि ये डिप्रेशन या आपका बर्नआउट है, डिप्रेशन नहीं. तो वो ज़ाहिर है कॉस्टली भी होता है, टाइम वेस्टिंग भी होता है, जो है वो फिर जो हमारा पेशेंट होता है उसकी वेलबींग ठीक होने के बजाय मतलब ख़राब हो जाती है. सो इमोशनल एग्जॉशन, डिपर्सनलाइजेशन, रिड्यूस पर्सनल अकम्प्लिशमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम बर्नआउट में इसको कंसिडर कर देते हैं. अब स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड हम बर्नआउट को क्यों कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है. अब हमें पता है कि हमने अपनी इमोशनल रेगुलेशन के लिए क्या करना है. हम लोगों ने बहुत साइकोलॉजी पढ़ ली, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है काम कर लिया, बट एक वक्त ऐसा आता है जब हम सेशंस लेते फिर एक टाइम पे हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और वो सेचुरेशन पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है कि अब हम मज़ीद किसी भी नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव इमोशन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. जब हम उस नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इमोशन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ज़ाहिर है जितने भी लोग सेशन के लिए आ रहे होते हैं वो सारे इमोशनली, कॉग्निटिवली या बिहेवियरली जो है वो अनस्टेबल होते हैं, या उनके थोड़े से मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स होते हैं जो हम लोग उनसे डील करते रहते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें अगर हम लोग अपने लिए अपनी सेल्फ के लिए अगर रेगुलेट नहीं कर रहे होते तो फिर वो हमारे अंदर जो है वो पाइल अप हो जाते हैं. बाकी लोगों के साथ इसलिए हम लोग बाकी जो प्रोफेशन है उसके हम बर्नआउट देर से इसलिए आता है क्योंकि वो लोग प्रोफेशन पे डील कर रहे होते हैं, उनको मतलब इस इतना डिटेल एनालिसिस नहीं होता बिहेवियर का. इतना ज़्यादा मतलब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो बहुत टाइम तक जो है वो लोग उसे सफ़र करते रहेंगे. कभी वो मैनेज भी कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, जॉब चेंज कर लेंगे या इन्वायरमेंट चेंज कर लेंगे, तो उनको लगेगा कि ये चीज़. लेकिन अगर एक थेरेपिस्ट काम कर रहा है तो उसको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि लाजमी तौर पे बर्नआउट की स्टेज वो फेस कर सकता है, बल्कि करते भी हैं. अब इसका हमारे पास सोल्यूशन जब हम आगे जाके स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे उसमें एक हमारे पास सुपरविजन आता है. हम लोग उस वक्त डिस्कस करेंगे कि हम लोग सुपरविजन के थ्रू जो है वो बर्नआउट को कैसे हम डील कर सकते हैं. सो बात यहाँ पर ये आ रही थी कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अपने बर्नआउट को डील करना इतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी वो अपने पेशेंट्स को ले रहे होते हैं. और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट हैं, जो कि ट्रॉमा से डील करे, डजेंट मैटर कि वो डायरेक्टली पीटीएसडी से डील कर रहे हैं या डिप्रेशन के स्मॉल टी से डील कर रहे हैं, या फिर वो एंग्जाइटी में छोटे मोटे ट्रॉमास हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस पे जो है वो काम कर रहे हैं. तो वो जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि छोटे ट्रॉमा के साथ काम कर रहे हैं तो इनमें बर्नआउट नहीं होगा, ये बिग टीज के साथ काम कर रहे हैं तो इनमें बर्नआउट नहीं होगा. हर थेरेपिस्ट को जो बर्नआउट फेस करना पड़ जाता है. नेक्स्ट जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन की वही हमारे पास चीज़ें आ जाती है जो
DSM-5 हमें एक्सप्लेन करती है 2 वीक्स के लिए हमारे पास सिम्टम्स आ जाती हैं, फिर उसमें से हम देखते हैं कि अच्छा ये सिम्टम्स वगैरह हैं तो हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज कर देते हैं। अदरवाइज हम इसको जो नॉर्मल सैड फीचर है हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज नहीं करते। अब ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि अगर उसका सैड फीचर 3 हफ्तों के लिए हो रहा है, 4 हफ्तों के लिए हो रहा है, ठीक है, तो अगर सिम्टम्स नहीं पूरे आ रहे तो फिर भी हम डिप्रेशन उसको डायग्नोज नहीं करते। सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो हमें फेस करने को आता है वो होता है सब क्लिनिकल पॉपुलेशन को या सब क्लिनिकल डिप्रेशन को क्लिनिकल डिप्रेशन से डिफ्रेंशिएट करना। अब जो हमारे पास सब क्लिनिकल डिप्रेशन है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली लीड कर जाता है फंक्शनल डिप्रेशन को। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आजकल हमारे पास बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में देखें तो अचानक से किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने खुद को सेल्फ हार्म कर लिया है, या कोई जो है वो फ़ौरन से मंज़र से गायब हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ फंक्शनल डिप्रेशन कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आया एक बंदा, अब ये जो हम जब देखते हैं टिपिकल पिक्चर हमारे पास क्या होती है कि कोई बंदा रो रहा है या उसको या वो सारा दिन लेटा हुआ है, लिथार्जिक है, ये इधर बैठा है, उधर बैठा है, या वो किसी की बात नहीं सुन रहा है या किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बस लटका के बैठा हुआ है। ये तो एक टिपिकल जो है वो पिक्चर हो गई है डिप्रेशन की, जो कि हमारे पास अक्सर आती है जब हम लोग बाइपोलर के डिसऑर्डर देखते हैं। जब हम बाइपोलर के डिसऑर्डर देखते हैं उनमें हमारे पास जो है वो 2 पोल्स जिनके बहुत डिफरेंट जो है डिपिक्शन दे रहे होते हैं। तो मैनिया भी क्लियर होता है समटाइम्स और डिप्रेशन भी क्लियर होता है समटाइम्स। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हमारे पास जो ECT जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम कहते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो यूनिपोलर डिप्रेशन में वो भी हो जाती है। लेकिन ये जो फंक्शनल डिप्रेशन है जो हमारे तकरीबन 70 to 80% पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, वो इग्नोर हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जब बात करते हैं कि अच्छा इसकी इम्पेयरमेंट क्या होती है, जब फंक्शनल डिप्रेशन नाम ही तब देते हैं जब हमारे पास पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल डोमेन्स जो हैं वो समहाउ बंदा किसी न किसी तरह से उसको लेकर चल रहा है। फैमिली में आना जाना है, ये सारे मामला पूरे करने हैं तो वो समहाउ कर रहा है, उसको ड्यूटी समझ के कर रहा है। कोई उसमें जो है वो इमोशंस नहीं है, कोई वो जो है उस चीज़ से रिलेटेड उसको कोई वो क्या कहते हैं वो एंथुसियास्टिक नहीं है या उसको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ से, बस उसमें एक मैकेनिकी अंदाज में जो है उसे वो काम कर देना है। तो वो चीज़ें जब हम इसको कह रहे होते हैं वो हमें फिर आउटलाइन नहीं होती कि जो DSM का एक क्राइटेरिया होता है, हर डिसऑर्डर में आपको ये क्राइटेरिया तकरीबन 3 से 4 देखने में मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब कैसे होती है। जो हम 4 Ds अब नॉर्मल में पढ़ रहे होते हैं वहाँ से हम वो डिसफंक्शनल और एबनॉर्मेलिटी या हम जो हैं वो ये 2 बिहेवियर हम जब देख रहे होते हैं तो हमारे पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल डोमेन्स में इफेक्ट हो रहा होता है। उन 4 Ds को DSM इस तरीके से डिफाइन करती है। तो जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बर्नआउट एंड डिप्रेशन को, तो बहुत जो है अच्छी इसमें स्ट्रैटेजी उस वक्त होगी जब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, इंटरव्यूइंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे हों और उसको पता हो कि जब मैं बंदे से बात कर रहा हूँ मुझे कौन सी बात करनी है, क्यों मुझे पता चल जाएगा कि ये तो बाकी इन्वेंट्रीज तो हम करके वो कर लेते हैं, ठीक है, BAI है, BDI है, हमारे डिप्रेशन पे है, बर्नआउट पे है, तो सारा हम कर लेंगे। बट द थिंग इज कि जब हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चल रही हैं। बर्नआउट हमारे पास जॉब रिलेटेड, जॉब की चीज़ से ज़्यादा होगा कॉन्टेक्स्ट, आपको जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब इमोशंस को वो एक्सप्लेन करेंगे या जितने भी सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेंगे वो उसी जो हमारी जॉब है उससे रिलेटेड होगा। अच्छा, अब आप जब मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया असेसमेंट में, ABC असेसमेंट जब आप करेंगे तो फिर आप बर्नआउट और डिप्रेशन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप ये देखेंगे कि एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, क्या बिहेवियर था और क्या कंसिक्वेंस था। पॉसिबल है कि आपके पास बिहेवियर कंसिक्वेंसेस सेम आए क्योंकि वही इमोशनल एग्जॉशन बर्नआउट में हो रही है, वही डिप्रेशन में हो रही है, सारे लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड हीडोनिया वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बर्नआउट में भी आ रही हैं, डिप्रेशन में भी आ रही हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिवेटिंग इवेंट डिफरेंट होगा। जो हमने यहाँ पे बात करते हैं कि बर्नआउट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, जबकि डिप्रेशन ग्लोबल मूड डिस्टर्बेंस है, यानी कि उसको हर तरह के काम से जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो चीज़ें हम ABC असेसमेंट में रूल आउट कर लेते हैं।
इसके लिए हमें वैसे तो CBT और REBT दोनों जो हैं इसके लिए हमें प्रॉपर वो शीट्स देते हैं फिल आउट करने के लिए। लेकिन अगर ये है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है वो ऑलरेडी कॉग्निटिव स्टेट उसकी ऐसी है कि वो कंफ्यूज है, कॉग्निटिव डिजनेस उसका वैसे ही चल रहा है, तो आप खुद सेशन में जो है वो एक बार इस ABC असेसमेंट को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको अगर नहीं फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसको घर होमवर्क दे सकते हैं और उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे लाया जा रही हैं। सो बर्नआउट डिप्रेशन को लीड कर सकता है एज यूजुअल के बर्नआउट ज़रा हमारे पास कम टर्म है, ज़रा आप यूँ कह लें कि स्पेसिफाइड टर्म है, जबकि डिप्रेशन हमारे पास ब्रॉड टर्म है। जो एक चीज़ हमें दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन डिफ्रेंशिएट करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी असेसमेंट। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि बर्नआउट सिर्फ जो बर्नआउट और डिप्रेशन को हम लोगों ने जो है वो अलग अलग करना है, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, आपने देखा होगा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। BFI के मॉडल को उठा के देखें तो उसमें न्यूरोटिसिज्म में कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही कॉन्सेंशियसनेस होगा या ड्यूटीफुल होगा या जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को लेके चल रहा होगा। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होती, लेकिन उसके ट्रेट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जो पर्सनालिटी क्वालिटीज़ हैं, बॉर्डर लाइन आजकल जो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स चल रहे हैं वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रूल आउट करनी पड़ती है कि आया वो बंदे की पर्सनालिटी है। कुछ लोग ऐसे ही वैसे लेजी होते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, तो वो लोग जो हैं उनको फिर आप ये कह लें कि अगर जी वो बर्नआउट का नाम लेंगे तो फिर ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि आया उसकी पर्सनालिटी में प्रोक्रास्टिनेशन है, लेजीनेस है, कोई अवॉइडेंट या डिपेंडेंट पर्सनालिटी है या स्किज़ॉइड है या क्या हिसाब किताब है, क्या वो डिप्रेशन भी है या नहीं है, वो बर्नआउट भी है या नहीं है। तो ये चीज़ें फिर असेसमेंट के कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं। बर्नआउट के हवाले से अब आपके पास जो ज़्यादा चीज़ें आएँगी वो आएँगी रीसेंट इवेंट्स ज़्यादा आएँगे, और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के आपके पास प्रोलॉन्ग इवेंट्स ज़्यादा आएँगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि पहले स्टार्ट में फंक्शनल डिप्रेशन ही चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जब आपको लग रहा होता है कि नहीं मैं काम नहीं कर पा रहा या आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। सो अब थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट की एक्टिविटी है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर हसीब के आप बच्चे अच्छा आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेरीज, लेकिन अगर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर इस तरह से वो एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं आपके पास आएगी ना। ओके, आई रिक्वेस्ट मिस्टर हसीब कि मैंने इनके पास कुछ चीज़ें शेयर की हैं। एक अच्छा इसकी असेसमेंट क्लिनिकल के हवाले से तो मैंने क्लिनिकल इंटरव्यू के हवाले से तो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, और वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए बताया कि आप लोग क्लिनिकली किस तरह से इन चीज़ों को एज अ इंटरव्यू में इसको एड्रेस करेंगे। ये जो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट्स, ये अगर सबके साथ शेयर हो जाएँ तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप 5 मिनट सिर्फ लें और इन शीट्स को ज़रा जल्दी-जल्दी, मतलब एक ही शीट है बस, कुछ बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, तो बस उनको फिल कर लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ शीट शेयर नहीं हुई अभी तक? नो मैम। तब नो तो बहुत मैम। सारी चाहिए। आप लोगों में से लोग अपना ईमेल लिख दे तो मैं भी शेयर कर देती हूँ, वो ग्रुप भी शेयर करते हैं। चैट बॉक्स में कोई ईमेल अपना लिख कर। ओके ओके महानूर, मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है? आप काइंडली बाकी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मैम शीट शेयर हो गई हैं ग्रुप में। ठीक है, मैंने आप लोगों को ईमेल भी कर दिया, अगर किसी को नहीं मिले तो मेरा मॉल सो यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस, और हम तकरीबन 8:40 पे डिस्कस करते हैं इसको। बच्चे, मैं आप लोगों के ग्रुप में तो नहीं हूँ, ये तो आपके जो ग्रुप मेट्स हैं, आप इनसे डिस्कस करें कि आपको शीट क्यों नहीं मिली।
हेलो। सो आई होप कि आप लोगों ने अब तक उसको फिल आउट कर लिया होगा। अच्छा, ये जो शीट थी बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि यहाँ से आपके पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं फॉर डिप्रेशन एंड बर्नआउट। तो अभी हम लोगों ने पहले बात की कि कुछ ऐसे भी जैसे जनरल क्वेश्चन हैं बर्नआउट के, हम यहाँ पे एक स्कोर जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं और फिर हम उसको अगेन एज यूजुअल इंटरप्रेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल असेसमेंट पे चल रहे होते हैं। तो ज़्यादा वैसे ये है कि हमारे पास अगर डिप्रेशन और बर्नआउट की आपने असेसमेंट करनी है तो इनफॉर्मल असेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। पर्सनैलिटी का आप एक उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एचटीपी है, टैप है, ठीक है, आरआईएस भी है। ये इस तरह के इनमें से कोई एक टेस्ट आप जो है वो ऐड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त इमोशनल एग्जॉशन का क्या स्टेज है या वो पर्सनालिटी से है या नहीं, ठीक है। एचटीपी आपको बहुत अच्छे जो है, एचटीपी और टैप जो है वो आपको बहुत अच्छे इंडिकेशंस जो है वो दे देते हैं। और एचटीपी और डैप की आप जब अगर आप केयरफुल इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर आप उसकी केयरफुल इंटरप्रिटेशन करें तो आपको दोनों टेस्ट से जो है वो वैलिडेशन मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये जो सिर्फ स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, स्क्रीनिंग टूल्स के बाद लेकिन अगर आप डायग्नोसिस देना तो डायग्नोसिस के लिए आप सब लोगों को पता है कि डिप्रेशन के लिए तो हमारे पास बीडीआई, हैमडी और इस तरह से चीज़ें इसके जो है वो अवेलेबल हैं एज़ पर अवेलेबिलिटी और साइकेट्रिक सेटिंग या उसमें जो भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब आप सब में से कोई कुछ एक या 2% या कुछ जितने भी लोग शेयर करना चाहें कि कोई एक साइन शेयर करें बर्नआउट का जो आप लोगों ने अपने अंदर नोटिस किया है, इस शीट पे से आइडेंटिफाई कर दें। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि कोई इस शीट में कुछ बर्नआउट के साइन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक एक साइन जो है वो आप लोग अभी अगर आप लोग आजकल के दिनों में फील कर रहे हैं तो वो वॉलंटरली जो भी शेयर करना चाहें। Feeling tired, okay. Not interested in work things, overthinking, okay. Lack of interest, can be happy after healing again. बच्चे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल आपको टैकल करूँगी लेकिन एंड पे टैकल करूँगी। माइंड ट्रिगर, अच्छा ये जो माइंड ट्रिगर है इसको हम लोग गैस लाइटनिंग भी कहते हैं। अक्सर जो है वो आजकल गैस लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, होपलेसनेस, ओके। स्ट्रेस एंड डीपर्सनलाइजेशन, इमोशनली ड्रेन, एग्जॉशन, एग्रेशन, इरिटेशन। सो अच्छा, अब आप अपने लिहाज से अपनी पर्सनालिटी को माइंड में रखते हुए कोई एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बताइए जिन जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें एनालिस्ट की हैं, एक एक कोपिंग स्ट्रैटेजी जो कि इफेक्टिव हो। वैसे तो कोपिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी होती है, आप अडैप्टिव लेंगे तो आपको भी लिस्ट मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इफेक्टिव कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजी है आपके लिए वो भी बताएं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ओके, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन, ठीक है, गुड। मैम बिहेवियरल जी, बिहेवियरल एक्टिवेशन। ओके, डीप ब्रीथिंग। अच्छा, डीप ब्रीथिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए, आप यूँ कह लें कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अदरवाइज डीप ब्रीथिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं हम कर सकते, हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। स्पेस टू माई सेल्फ, ओके, गुड। पेंटिंग बेस्ट है। आप इमोशंस को जब पेंट करते हैं तो वो एक अलग लेवल की बात होती है। माइंड डिस्ट्रैक्शन,
ओके, नेचर टाइम। ओके, सो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर कोपिंग स्ट्रैटेजी इसलिए भी आ रही है। आई इंकरेज यू ऑल के आपके जो पीयर्स हैं जितनी भी कोपिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक पर्सन अगर पेंटिंग कर रहा है या एक वॉक की तरफ जा रहा है या मेडिटेशन की तरफ जा रहा है, तो आप लोग ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपस में एक्सचेंज करके देखें और फिर उसके बाद रिजल्ट देखें कि क्या जो हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो हमारी एक ही कंफर्ट जोन में चल रही है या नहीं चल रही, कोई और कोपिंग स्ट्रैटेजी जो हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कोपिंग स्ट्रैटेजी हम जो है वो अडॉप्ट करेंगे, हमारी रिसोर्स बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। रिसोर्स बिल्डिंग इज़ लाइक, इसको हम ये कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो अभी क्योंकि 64 लोग हैं, टाइम के हमारे पास शॉर्टेज है, तो आप लोग अपने ग्रुप में जो है वो शेयर कर सकते हैं अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी जो है वो जो भी आपने सिम्टम्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं बर्नआउट के, उनको देख सकते हैं आफ्टर अ वीक और 2 कि ये काम डाउन होते हैं या नहीं होते। ओके, सो इंटरवेंशन की तरफ अब आते हैं। आप लोगों से कुछ लोगों को क्वेश्चन इंटरवेंशन बेस से, तो हम इसमें से कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली बर्नआउट के हवाले से मैंने यहाँ पे आउटलाइन की हैं। सबसे पहले तो साइको एजुकेशन होती है। अब साइको एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा हमने बता दिया कि ये बर्नआउट है, ये डिप्रेशन है, ये वो फलां सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी किसी का क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साथ कुछ हो रहा होता है, जिनको लग रहा होता है कि वी आर नॉट वेल, हम ठीक नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी चल रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ गलत क्या है, लेकिन उनको ये पता था कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों ने सिम्टम्स, साइंस, हिस्ट्री और सारी अपने क्लिनिकल इंटरव्यू को, पर्सन की पर्सनालिटी को, सब चीज़ों को जो है वो चेक के एग्जामिन करके फिर आप उस पर्सन को उसकी जो है वो उस फेस से निकालते हो और उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हो या उसको बताते हो कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, इसके ये कॉजेज़ हैं, इसके ये कंसिक्वेंसेज हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। दैट इज़ साइको एजुकेशन। और प्राइमरी स्टेप होने के अलावा इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर यहाँ पे साइको एजुकेशन में आपने गलत एजुकेट कर दिया या आप खुद कन्फ्यूज़ हो गए कि ज़ाहिर है उसके बेस पे ना तो रेपो बनती है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होते हैं, लेकिन अगर गलत आपने जो है उसको साइको एजुकेट कर दिया तो क्योंकि वो एक ऐसे वर्ष पे होता है जब ज़ाहिर खुद से नहीं सोच पा रहे सही से, तो फिर उनको हेल्प चाहिए, उनको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो आपकी प्रोफेशनल हेल्प भी गलत अगर हो जाएगी तो उनके बिलीव्स बन जाते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे पास जो है लोग अगर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद दूसरे के पास चले जाते हैं, अगर उनका पहला एक्सपीरियंस बुरा होता है तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जाते हैं, चाहे वो सेल्फ हार्म की तरफ चले जाएँ या सुसाइड की तरफ चले जाएँ या किसी भी तरफ चले जाएँ, क्योंकि एट दैट टाइम जब उनको सही साइको एजुकेशन की ज़रूरत थी वो उनको नहीं दी गई। ऑल्दो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, हर साइकोलॉजिस्ट का अपना वे होता है, ये वो। आई डू एनकरेज कि मैं ये कहती हूँ कि सब्जेक्टिविटी है साइकोलॉजी में, बहुत सब्जेक्टिविटी है, लेकिन अगर आपके पास प्रोटोकॉल है कुछ चीज़ें का, हम आरबीटी उठा के देख लें, हम सीबीटी उठा के देख लें, ईएमटीआर, एनएलपी, कुछ कोई थेरेपी भी आप उठा के देख लें, थेरेप्यूटिक गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत एम्पिरिकली डिवाइस्ड है। तो आपको साइको एजुकेट करते हुए सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी पड़ती है। बाउंड्री सेटिंग वर्क प्लेस में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हमारा होता है कंसिडर। अब डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ये इट्स समथिंग लाइक कि हम कह सकते हैं कि ये सोशल स्किल ट्रेनिंग में से एक चीज़ है बाउंड्री सेटिंग, जिसमें हम असर्टिवनेस सिखाते हैं, बाउंड्री सेटिंग सिखाते हैं, हाउ टू से नो सिखाते हैं, हम बताते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कितना होना चाहिए, ये सारी हमारे पास सोशल स्किल ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब होता ये है जनरली आप लोगों में से कुछ लोग प्रोफेशन की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग जो है प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे, तो कुछ लोग प्रोफेशन की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें मतलब आपके साथ जब फ्रेंड्स भी हैं, कोलीग्स भी बन जाते हैं, आप लोग ज़ाहिर है 3 साल 4 साल 5 साल एक जगह पे काम कर रहे हो तो आप डिस्कस भी करने शुरू हो जाते हैं चीज़ें, लेकिन किस हद तक चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं शेयर करनी या आपको क्या क्या चीज़ें लाजमी है शेयर करना,
ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होती हैं बाउंड्री सेटिंग में। हम हर दफ़ा ये तो कहते हैं कि हमारे पर्सनल हम इस दफ़ा तो हम बड़ा वो पर्सनल लाइफ जब आती है ना तो हम बड़ा कहते हैं कि हमारी बाउंड्री सेटिंग होनी चाहिए ये वो, लेकिन जब हम वर्क लाइफ की तरफ आते हैं तो हम उन बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं, और जब हम उन बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं फिर वो कियोस्क क्रिएट करता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके रिजल्ट पे वापस बैठ आ जाता है। तो ये बाउंड्री सेटिंग जो है अक्सर नहीं पता चल रहा था। हमारे यहाँ कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर में बाउंड्री सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम अगर फॉर एग्जांपल कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे कोलीग्स हैं वर्क सेटिंग पे, ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोलीग होने के नाते इनकी बात लाजमी तौर पे बतानी चाहिए, जबकि अगले पर्सन का राइट है वो आपको बताए या ना बताए, वो उसका अपना राइट है, ठीक है। सो कहाँ तक मेरी बाउंड्री होनी है, कहाँ तक दूसरी की होनी है, ये सेटिंग जो है वो थोड़ी सी हमें लाजमी तौर पे करनी चाहिए। सीबीटी टेक्निक्स जो हैं अच्छा, बाउंड्री सेटिंग के बाद एक चीज़ होती है फिर हमारे पास ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर जब बहुत कुछ आप वर्क प्लेस पे नहीं कर सकते बाउंड्री सेटिंग के नतीजे में, तो फिर ये होता है कि आप उसको कैथारसिस के लिए आप किसी पर्सन के पास ले आते हो, पर उस कैथारसिस में भी आपको ये देखना है कि क्या वो पर्सन रिलायबल है, क्या वो पर्सन एक्यूरेट है, क्या आप ये उसको कैथारसिस करते हुए ये तो आपके माइंड में नहीं है कि अगर मैं इसको कुछ कहूँगी या कहूँगा तो फिर कल को मेरे लिए ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, या वो बात आउट हो जाएगी, या वो चीज़ें इट्स नॉट लाइक कि हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पर्सनली डिस्कस करने पड़ते थे, ये उसके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग सिचुएशंस होती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं। सीबीटी टेक्निक्स जो हम नॉर्मली बर्नआउट के लिए यूज़ कर देते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, रिफ्रेमिंग इसको हम कह सकते हैं, एक्टिविटी स्केजुलिंग जिसे कि आप सब लोग करते हैं, एबीसी मॉडल जो असेसमेंट में हम यूज़ कर रहे थे, हम उसी मॉडल को आगे इंटरवेंशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उसके इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज या कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो ऐड कर देते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, एमबीएसआर की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, माइंड वॉक है, माइंडफुल ईटिंग है, बेतहाशा माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है, नेचर वॉक करें आप, उसमें माइंडफुलनेस 70 कर सकते हैं, वो आपकी इमोशन रेगुलेशन के लिए जो है वो बहुत बेस्ट रहेगी। पीयर सपोर्ट एंड सुपरविजन लाजमी तौर पे चाहिए होती है। आपकी सिलेक्शन ऑफ योर इनमेट ग्रुप्स डिफाइन करती है कि आपकी लाइफ में क्या आइडियोलॉजी है, तो इसलिए याद रखिए बेटा कि जब आप लोग अपने पीयर ग्रुप को सिलेक्ट करें तो आपके ये क्वालिटी के लोग होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं तो कम से कम आप उनको एटलीस्ट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस आप उनसे डिस्कस कर सके, आप उनसे मशवरा ले सके। सेम गोज फॉर द सुपरविजन, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेवकूफ़ लोग भी जो हैं वो एजिड होते हैं वो भी बूढ़े होते हैं। आप रिस्पेक्ट करें, लाजमी तौर पर रिस्पेक्ट करें, लेकिन हर चीज़ मानना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ मान के इंटीग्रेट करना ज़रूरी नहीं है, और इगोस्टिक होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये डिमार्केशन कि जब मैं किसी चीज़ को पर्सनल नहीं ले रही या ले रहा, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जब मुझे जो है वो नो कहना है किसी भी चीज़ को, ये मेरी पर्सनल बाउंड्री को इन्वेट कर है, ये डिमार्केशन आपने खुद करनी होती है। और अगर आपके पास क्लाइंट है या पेशेंट है तो फिर आपने उसको असेसमेंट करने के बाद उसको सिखानी होती हैं ये चीज़ें, जिसको हम सोशल स्किलिंग का पार्ट कह रहे होते हैं। सो हेल्प जो है वो आगे हमारे पास फंक्शनल इम्पेयरमेंट जितनी डिपेंड करता है कि सोसाइटी का एडिकेशन है या इम्पेयरमेंट है, तो अगर इन सब स्ट्रैटेजीज़ के साथ ही काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम थेरेपेटिक इंटरवेंशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर टूल किट आप लोगों को मैंने दे दी है, उसमें सारी चीज़ें मैंने कर दी है, ठीक है। प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क मैंने बता दिया, जैसे सपोर्ट ग्रुप्स जाती हैं हमारे पास, उसमें हम अच्छी चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड सुपरविजन आप इसमें जैसे जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने जो है वो केयर को डिस्कस कर सकते हैं, सुपरवाइजर अच्छा ले सकते हैं, एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस फॉर नाउ जी। अब जिन लोगों ने चैट बॉक्स में टाइप किया है, आई एम अनेबल टू रीड ऑल ऑफ इट, लेकिन आप लोग अपने अपने मार्क्स करके पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। हेलो, Audience, those who have asked questions,
In chat box, they can now turn on their mic. अच्छा, एक अस्सलाम सादिया इकबाल वालेकुम। का भी वालेकुम सलाम। लेट मी रीड सादिया इकबाल कमेंट, मेरे पास अभी आया है, चैट बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल एंड पे। इसे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं तो रात को नींद नहीं आती, बहुत सारी कोशिश के बावजूद, तो फिर हम इसको डिप्रेशन या इंसोम्निया में करते हैं नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन या इंसोम्निया भी नहीं है। आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है स्लीप की, कितने घंटे नींद की ज़रूरत है, और वो घंटे आप चाहे डे टाइम कर रहे हो या नाइट टाइम कर रहे हो। मोस्टली ऐसा होता है हम इसको स्लीपीनेस से जो है वो एक वो कहते हैं कि स्लीपीनेस एक्सेसिव डे टाइम स्लीप होती है, जिस वजह से नाइट टाइम जो है वो हमें स्लीप नहीं आ रही होती। तो इसको हम इंसोम्निया या डिप्रेशन में इतनी जल्दी कैटेगराइज नहीं करते। आपको स्लीप शेड्यूल और स्लीप हाइजीन पे काम करना होता है, और उसके बाद फिर आप इजीली बेहतर करें। हाँ, अगर उसके बाद भी नहीं बेहतर होती चीज़ें, फिर हम इसको इंसोम्निया पे चेक कर सकते हैं कि इंसोम्निया ट्रू इंसोम्निया है या नहीं है। अदरवाइज डिप्रेशन साथ हम अदर फीचर्स जो मूड डिस्टर्बेंस है वो चीज़ें भी चेक करते हैं, तो फिर डिप्रेशन का चलता है। जी बच्चे, अब और कौन पूछ रहा था? अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ कोमल फातिमा। मैंने आपसे पूछना था कि कभी-कभी मुझे बहुत बेचैनी होती है, और आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। फिर एक टाइम आता है मैं बहुत खुश होती हूँ, खुद को एप्रिशिएट करती हूँ, बट मुझे क्या ऐसे कॉपिंग स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करने चाहिए जिसकी वज़ह से मैं इस चीज़ से निकलूँ? तो आपको क्या आप पूछने की चाह रही हैं कि ये एब्नॉर्मल है? या मैम, ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? आई डोंट थिंक सो ये नॉर्मल है, क्योंकि मैं पहले बहुत डिफरेंट थी, और अभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ, और बहुत कोशिश करती हूँ खुद को बाहर जाके घूम। अभी मैं मतलब ज़्यादातर मैं अंदर-अंदर रही हूँ, तो अब मेरा दिल नहीं करता। अपनी यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बिज़ी रूटीन मेरा होता था, इसलिए अब दिल नहीं करता कि मैं लोगों के साथ सोशल हूँ, बाहर जाऊँ, घूमूँ-फिरूँ, मतलब इन चीज़ों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। आई डोंट नो व्हाई। हुँ। अच्छा, कोमल बेटा, एक बात ये है कि जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है ना, फेजेज़ ऑफ लाइफ आते हैं, तो उसके साथ हमारा बिहेवियर नेचुरली चेंज होता है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये मैं पहले ऐसी थी तो अब ऐसी हूँ, तो हम उसको एक्सेप्ट करना होता है और उसको अडॉप्ट करना होता है, ठीक है? और हर फेज़ अब आप एडोलेसेंस को देखें ना, वो बड़े रिस्क टेकिंग होते हैं, बड़े जो है वो इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और वही एडोलेसेंस जो है वो 25 साल में या 30 साल में जब जाता है तो वो मैच्योर बन जाता है, या वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बने, लेकिन इस फेज़ की एक डिमांड होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये हमारे फेजेज़ ऑफ लाइफ के साथ आ रहे होते हैं। अगर तो फेज़ ऑफ लाइफ आपकी ठीक चल रही है, ठीक है, तो हो जाता है। उसके अलावा दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है वो ये आपने मुझे बताया कि आपको मूड शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम इनको मूड स्विंग्स कहते हैं, ठीक है? और बीइंग अ फीमेल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, वो भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो वो हमारे मूड स्विंग्स हैं, इसके लिए बेहतर यही है कि आप इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रैटेजी हैं वो अडॉप्ट करें, रादर देन ये जैसे फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस की जगह पर आप मेडिटेशन अगर अडॉप्ट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? और उसके अलावा इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील कर रही हैं, ठीक है? तो आप जर्नलिंग वगैरह कर लें, या उसके ये है कि आप इमोशनली जो है वो चीज़ों को पोर्ट्रे कर लें, या पेंटिंग वगैरह कर लें किसी तरह से, जिसको आप बाद में देखें तो आपको पता हो कि हाँ, उस वक़्त मेरे ये इमोशंस थे, ताकि आपकी थोड़ी-सी इनसाइट डेवलप हो जाए कि अच्छा ये थोड़े-से बैलेंस हैं। जैसे अक्सर हम लोग अग्रेशन होता है या गुस्से में लोग होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, काउंटिंग कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, बैठ जाओ, पानी पी लो, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो फ़ौरन से जब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं तो फिर चीज़ें बेहतर होती हैं, हो जाती हैं, तो हर स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं, तो ये चेंज हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है, जिसमें आप परेशान हुए। जी, अभी हिरा मुक़द्दस पूछ रही हैं कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू फिगर इट आउट? अच्छा बेटा, आप जो है फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए जो इफेक्टिव चीज़ है वो ये होती है कि आप माइंडफुलनेस करें, लेकिन उसके साथ ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस अगर मैं आपको करवा रही हूँ,
कि अच्छा मतलब आंखें आइज क्लोज करें या ये इमेजिन करें वो इमेजिन करें, आपको एक बहुत अच्छी जगह पे जाकर सेफ प्लेस पे जाके आपको इमेजिन करवा रही हूँ, उसके बाद जब मैं आपके आइज ओपन करवा रही हूँ तो आप कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स, आप जिस चेयर पे बैठी हुई हैं आप उसके स्ट्रक्चर को जो है वो फील करें, ऑब्जर्व करें। आप ग्राउंड पे बैठी हुई हैं, आप उसके अपनी सिटिंग पोस्चर को ऑब्जर्व करें या फील करें। अगर आप मिरर में खुद को देख रही हैं तो उस तरह से ऑब्जर्व करें। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स आप यूज़ करें तो ये बहुत क्विक होती हैं और आप इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ भी कर सकती हैं जहाँ पे भी आप हो। ठीक उम्मीद फरवा, ठीक है। सो फील एम्प्टीनेस, एक्सपीरियंस नेगेटिव थॉट, सी एज अ फेलियर। फरवा बच्चे, जो आपने चीज़ें लिखी हैं आई होप कि इनकी डिटेल थोड़ी सी इवैल्यूएशन करने वाली है, क्योंकि पॉसिबल है कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज हों या जनरल आपकी सर्कमस्टेंसेस जैसी हों। तो अगर आपको कंफर्टेबल है आप तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप सेशन अपना एक करवा सकती हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी डिटेल असेसमेंट हो जाए और आपको सही गाइडेंस मिल जाए। अदरवाइज ये है, अगर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसने आप जिसको ओवरथिंकिंग या रुमिनेशन कहते हैं, तो उसके लिए अगेन आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और इसमें आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको रीफ्रेमिंग भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, एज लॉन्ग एज अगर आपके कोई रिजिड बिलीव्स नहीं है, तो ये दो इस तरह की जो कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। ओके, सो हाँ सही, हाउ टू टेक अ डिसीजन कॉन्फिडेंटली। देखिए डिपेंड करता है, अगर आपकी डिपेंडेंट पर्सनालिटी है तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि वो डिसीजंस, उनको रीअश्योरेंस चाहिए। अगर किसी स्टेज पे डिसीजन ले भी लेते हैं तो अपनी जो सिग्निफिकेंट पर्सन है लाइफ में उनसे reassurance चाहिए होती है। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, हमारे पास सिचुएशन एनालिसिस हो गया, हमारे पास जो है वो ये टेक्निक्स है, जब आप इमोशनली ओवरवेल्म फील करें उस वक्त डिसीजन ना लें, बाद में थोड़ी टाइम के बाद ले लें, ठीक है। जैसे इस पर्सन से डिस्कस करें तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके साथ आपके डिसीजन को लेने में हेल्प करेंगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप इन सब स्ट्रैटेजीज जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कॉमन है जो कि हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। एविडेंस अगेंस्ट जो सीबीटी की टेक्निक है वो भी हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस तरह की जो टेक्निक है जब आप इनके थ्रू डिसीजन लेंगी तो कुछ ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके डिसीजन ठीक होंगे। जब आपके डिसीजन ठीक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड करेगा, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर नेक्स्ट डिसीजन। कुड इट बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी पढ़ने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए मैं एक अलग वेबिनार कर सकती हूँ। Everyone taunts us that you will be mad at the end of the degree. Oh no, it's mad नहीं होते, बस ये होता है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बस फिर जो नॉर्मल लोग जो बातें इग्नोर कर लेते हैं हम वो इग्नोर नहीं करते, तो वो भी थोड़ा सा आगे जो डिफिकल्ट हो जाता है। जी बिल्कुल स्लाइड मिल सकती हैं, मैंने मिसेस के साथ स्लाइड शेयर की हुई है, वो आपसे शेयर कर देंगे। Okay, Komal welcome. Okay, how to approach treatment-resistant depression as a clinical psychologist? अच्छा बच्चे, treatment resistant ये होता है कि आपको start behavior approach से करना पड़ता है। अगर तो आपका पेशेंट ज़ाहिर है हमारे यहाँ कम्युनिटी में है, अगर तो कोई ऐसे उसका बिहेवियर स्टक बिहेवियर है जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा, या वो कह रहा है कि हाँ ठीक है दिखने में मेरा काम भी नहीं सही चल रहा, बार बार इस तरह की कंप्लेन कर रहा है, या मैं यहाँ नहीं जा पा रहा, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, इसका मतलब ये है कि वो बिहेवियर ओरिएंटेड है। अगर आपका पेशेंट ये कह रहा है कि नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ स्टक है, मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फोग है, कोई चीज़ें ऐसा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो कॉग्निटिव है, ठीक है। फिर अगर कोई बंदा कह रहा है कि नहीं मैं सैड फील कर रहा हूँ, वो फीलिंग्स बता रहा है आपको, चीज़ चीज़ के फीलिंग्स बता रहा है, लेकिन वो सिर्फ नहीं जा रहा है कि नहीं मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ लेकिन ये मेरे साथ मसला है, आप उसको कर सकते हैं। इसमें आपको जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिल्कुल भी इसके लिए सही नहीं रहेगी। जैसे हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते नहीं हैं, बहुत कोई यंगस्टर होती है जब हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं। नॉन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन साइको एजुकेशन के साथ, एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ, जितनी जो कार्ल रॉजर की जो हमारे पास 3-4 काउंसलिंग स्किल्स है ना, वो जितने अच्छे तरीके से आप उनको इंटीग्रेट करेंगे, आप उतना ही अच्छे तरीके से उस पर्सन को डील कर सकेंगे, ठीक है।
तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो हैं उसके साथ सही चल जाएंगी, ठीक है। इनिशियली लॉजिकल हो जाना, कोई कॉग्निटिव टेक्निक्स अप्लाई कर देना, ये सारी चीज़ें कर देना, वो कोई सही फिट नहीं होगा। अच्छा जी, आर माइंडफुलनेस एंड विजुअलाइजेशन द सेम और नॉट? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ लोग माइंडफुलनेस को विजुअलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करके बता देते हैं या इमेजरी के साथ इंटीग्रेट करके बता देते हैं, और कुछ लोग माइंडफुलनेस को, जो बहुत अच्छे तरीके से योगा एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ माइंडफुलनेस को ही कर देते हैं। तो हम इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं और हम इन दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बेसिकली इमेजरी बेस्ड, और माइंडफुलनेस बेसिकली जो है वो हमारे पास हमारी थॉट फोकसिंग टेक्निक है। Okay, if a person feels constant guilt for not being productive, does that point more towards yes, it definitely will. But the thing is कि हमारा ये जो है प्रोडक्टिविटी है, क्या वो वाकई बंदा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना चाह रहा है या नहीं जाना। कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं कि नहीं मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन का डिफरेंस, बहुत मायने से डिफरेंस है बच्चे। मेडिटेशन में हम थॉट जो है उन पर थोड़ा सा कम फोकस कर रहे होते हैं, बट माइंडफुलनेस में हमें अपनी थॉट अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस बेसिकली हम उसमें कर रहे होते हैं। If a person doesn't know what he is feeling, he can't define what he is feeling. ये आंसर बच्चे में इस चीज़ का जवाब दे चुकी हूँ पहले। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, जो कि साइको एजुकेशन में पॉइंट राइज कर रहा है। सो किसी और की कोई लड़की तो नहीं है? यही आप खत्म I think it's done now. ओके, ठीक है। सो आज का कीनोट Thank ये you so है much, ma'am. कि आज का कीनोट आप सब लोगों के लिए ये है कि हम सब लोग बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ पर्सन, हम लोग डाउन भी फील कर सकते हैं, हम लोग हर तरह की इमोशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट अपने आप पे रिजिड होना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। हम लोग किसी से हेल्प लेना, हम दूसरों को बड़े सिखा रहे होते हैं ना कि हम हेल्प लेते, लेकिन एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब हमें कोई कहता है ना कि सुपरविजन की ज़रूरत है या तुम्हें हेल्प लेने की ज़रूरत है, फिर हमारी थोड़ी सी ईगो आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, अपने सीनियर्स के साथ, ट्रस्टेड वंसेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनको जो है वो आगे लेके उनके साथ जो चीज़ें लेके चल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।